जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा के कुछ दुर्गों के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध होती रहती हैं। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो आपकी सुदर्शनगढ़ है और जो नाहरगढ़ है, मतलब सुदर्शनगढ़ को ही नाहरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि तो इसमें क्या है कि ये आपके जयपुर में है। सबसे पहले बात तो दूसरा कि जो आपकी सुदर्शनगढ़ यानी कि जो आपकी नाहरगढ़ है ये आपके जयपुर में तो है ही, साथ में इसका जो निर्माण है वो कराता है आपके सवाई जयसिंह, ठीक है, जो आपके आमेर के शासक ही हैं। इसके बाद बात की जाती है कि इसका नाम सुदर्शनगढ़ या फिर आपके नाहरगढ़ किस वजह से पड़ा। तो इसके इनके दोनों के अलग अलग रीजन हैं। पहले हम बात करते हैं जो सुदर्शनगढ़ वो किस वजह से पड़ा। तो जो आपके ये था नाहरगढ़ दुर्ग, इसी में क्या है आपके श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है। तो श्री कृष्ण जी के मंदिर होने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा था, आपके सुदर्शनगढ़ पड़ा। अब बात आती है कि इसका नाम नाहरगढ़ किस वजह से पड़ा। तो नाहरगढ़ जो पड़ा था, क्या था कि आपके नाहर सिंह बाबा होते हैं, उनका का काम क्या था कि उनका जो चमत्कार ऐसा था कि इस नाहरगढ़ दुर्ग को जितना बनाया जाता था दिन में कारीगरों द्वारा, तो जब सुबह आकर देखते तो वो पूरा टूटा हुआ मिलता था, ठीक है, ये दुर्ग। तो फिर क्या था कि जो आपके सवाई जयसिंह थे, उन्हीं के पंडित थे पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है, उन्होंने ही इसका एक उपाय बताया था। और उन्हीं के उपाय से क्या हुआ कि यहाँ पर आपके नाहर सिंह बाबा की एक छतरी बनाई गई थी नाहरगढ़ दुर्ग में, ठीक है, छतरी बनाई गई, साथ में उस दुर्ग का नाम भी उन्हीं के नाम पर नाहरगढ़ करा गया। तो जब ये सारे काम कर लिए गए तो उसके बाद जो था काम बहुत ही अपने सीधे सीधे चलता रहा, मतलब इस तरह से फिर टूटता नहीं था, ठीक है। ये थे इनके नाम रखने के पीछे के रीजन। फिर बात की जाती है कि जो आपके नाहरगढ़ है, सुदर्शन जो गढ़ दुर्ग है, इसे ही महलों का दुर्ग और मिठड़ी का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। महलों का दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जैसे लगभग 9 महल है, ठीक है फ्रेंड। फिर बात आती है कि आपके क्या थे आमिर शासक और होते हैं, एक कौन होते हैं, वो हैं आपके माधो सिंह प्रथम, ठीक है। जो माधो सिंह प्रथम होते हैं उनकी पासवान रानियां थी, और उन पासवान रानियों के लिए शायद हो सकता है उनसे लगाव हो, ठीक है, या फिर दुर्गों का निर्माण तो हो ही रहा है तो क्यों ना उनके नाम पर भी कर दिया जाए। तो वो क्या करता है, माधो सिंह प्रथम जो होता है वो अपनी पासवान रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराता है, ठीक है फ्रेंड्स, विक्टोरिया शैली में। फिर हम बात करें कि जो आपकी ये सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में क्या है कि इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपके जो नाहरगढ़ है, सुदर्शनगढ़ है, इसके बारे में सिर्फ इतने फैक्ट थे, और इसके अलावा इसके बारे में और कोई नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नाहरगढ़ सुदर्शन तो हो गया जयपुर का, और कल के सेशन में हमने बात कर ली थी कि एक था जयगढ़ और एक था आमेर दुर्ग, वो भी जयपुर में। इसके अलावा और कौन कौन से दुर्ग हैं जयपुर में, तो मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है, इनके बारे में डिटेल एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे जयपुर में एक हो जाता है आपके माधोराजपुरा दुर्ग हो जाता है, एक हो जाता है आपके मोरिजा दुर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपके जयपुर में एक आता है आपका अचरोल आ जाता है, और एक आता है आपके जोमनेर दुर्ग आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ नाम हैं जो आपके जयपुर दुर्ग, जयपुर जो जिला है उसके अंदर ये दुर्ग आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने जयपुर दुर्गों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब जयपुर का एक भी दुर्ग नहीं बचा हुआ है, ठीक है, यदि बचे हुए हैं तो वो छोटे मोटे नाम हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मांडलगढ़ है यानी कि भीलवाड़ा के दुर्गों के बारे में। तो भीलवाड़ा के दुर्गों में पहले बात करते हैं हम मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, मैंने आपके जो पिछले सेशन हुए हैं, ठीक है, इसी चैनल पर मैंने उन पर भी बताया है कि जो आपकी मांडलगढ़ दुर्ग था भीलवाड़ा, इसी में जो आपके मानसिंह प्रथम होते हैं, जो अकबर के मुख्य सेनापति के रूप में जिसने काम किया था और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो इसी मानसिंह प्रथम ने इस मांडलगढ़ जो युद्ध था इसमें 2 महीने तक क्या की थी, युद्ध की तैयारी की थी।
ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अलग बातें भी हैं, जैसे कि कुछ तो कहते हैं कि लगभग 2 महीने तक तैयारी की थी, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है। मैं फैक्ट बताता हूँ, 2 महीने तैयारी चलो आप मान लीजिए किताबों के अनुसार, ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग में। दूसरा इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि क्या होता था कि उस समय लगभग बहुत बड़ी सेना थी मान सिंह के पास, ठीक है। तो उस सेना, जाहिर सी बात है, जब वो आपके जो मैगजीन दुर्ग था अजमेर में, वहाँ से चलकर आई थी कहाँ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो वो जो सेना थी वो बहुत ही लंबे यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुकी थी। तो उस सारी सेना को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए मानसिंह जो प्रथम था वो वहाँ पर रुका हो सकता है, ठीक है। इसलिए हो सकता है वो 2 महीने वहाँ रुका। या फिर ये भी हो सकता है कि जो मानसिंह प्रथम था वो ये चाहता था कि जो आपके जो महाराणा प्रताप हैं वो स्वयं यहाँ चलकर आ जाएं, ताकि हमें आगे ही ना चलना पड़े। मतलब इससे क्या था कि आपकी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपके सैनिक भी नहीं हारेंगे आगे चलना, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं एडिशनल मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। फिर हम बात करेंगे जो आपकी मांडलगढ़ दुर्ग आता है, इसका नाम किस वजह से पड़ा था। तो इसका जो मांडलगढ़ नाम है वो पड़ा था, एक मांडिया भील था, ठीक है। तो उस मांडिया भील ने कुछ उपकार किए थे गुर्जर के ऊपर, ठीक है, जिस गुर्जर ने इसका निर्माण कराया था। तो उस गुर्जर ने क्या करा कि इस भील के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था, मांडलगढ़ दुर्ग कर दिया था। इसके बाद ये तो हुआ आपके मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के बारे में बातें। अब बात करते हैं कि भीलवाड़ा के एक और दुर्ग है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी, जैसे कि उटाला दुर्ग। तो ये कहाँ पड़ता है, आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। दूसरी बात, जो उटाला दुर्ग होता है, इसमें क्या होता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाने के बाद जो आपकी अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, वो क्या कर लेता है, इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है अपना। तो जब अधिकार कर लेता है तो जो महाराणा प्रताप का पुत्र होता है अमर सिंह, वो क्या करता है कि इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण करने के लिए वो एक घोषणा करता है, ठीक है, अपने सेनापतियों के लिए, अपने जो वहाँ की जो सैनिक थे उनके लिए। तो कि जो भी आपके वो घोषणा ये करता है कि जो भी आपकी उटाला दुर्ग के अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा वो ही आने वाले समय में, यानी जो आपसे आपके बाद जितना भी समय आएगा युद्ध लड़ने के लिए, उसमें हमेशा अरावल की सेना का नेतृत्व करेंगे वही लोग जो सबसे पहले दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस बात को सुनते ही जो आपके चूड़ावत होते हैं और जो सक्तावत होते हैं, देखिए चूड़ावतों को तो लगभग पहले से ही अधिकार था, ठीक है, जो अरावल सेना थी उसमें रहने का अधिकार चूड़ावतों को पहले से ही मिला हुआ था। लेकिन अब ये एक नई शर्त थी अरावल सेना में रहने के लिए। तो जो अमर सिंह की ये शर्त थी वो उनमें कुछ साहस और जोश भरने के लिए भी थी। तो अब क्या करते हैं, जो अरावल आपके यहाँ जो सक्तावत थे और जो चूड़ावत थे, उन दोनों के बीच, दोनों की सेनाओं के बीच होड़ लगती है और दोनों क्या करते हैं कि उटाला दुर्ग के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो जो आपके सक्तावतों में जो शक्ति सिंह का तीसरा पुत्र होता है बल्लू, वो दुर्ग का जो दरवाजा होता है वहीं तक पहुंच पाता है। क्यों, इसके पीछे रीजन ये था कि जो आपके उटाला दुर्ग का जो दरवाजा होता है ना, वो क्या होता था, नुकीला होता था। उस नुकीले की वजह से जो हाथी था उनके पास, सक्तावतों के पास, वो क्या करते हैं कि आपके उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाया। तो जो आपके शक्ति सिंह का तीसरा पुत्र होता है सक्तावतों में बल्लू, वो क्या करता है, ये खुद खड़ा हो जाता है उस दरवाजे के आगे और तब हाथी से टक्कर मारने के लिए कहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बल्लू थे उनकी तो क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है और जो गेट था वो टूट जाता है। लेकिन इससे पहले एक और घटना हो जाती है कि जो आपके चूड़ावत थे, जाहिर सी बात है चूड़ावतों को सौभाग्य प्राप्त था अरावल सेना में पहले से ही। तो हराव जो आपके चूड़ावत थे वो ये अधिकार अपने पास से नहीं खोना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं कि जो आपकी जेत सिंह होता है चूड़ावतों में, वो क्या करता है, अपनी गर्दन को काट कर, मतलब सैनिकों से कहता है कि उसकी गर्दन को काटा जाए और उसे दुर्ग के अंदर फेंक दिया जाए सक्तावतों से पहले। तो सैनिक ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर जो चूड़ावत थे वही विजय होते हैं। मतलब अब पहले भी चूड़ावतों को अधिकार था आपकी अरावल सेना में रहने का और अब भी आपकी किनको रहेगा, चूड़ावतों को ही रहेगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हरावल सेना क्या होती है। जैसे कि कोई भी राणा है तो वो जैसे युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो जो सबसे अगली सेना होगी, अगली पंक्ति की सेना, तो उसमें जो मुख्य सेनापति होगा या जो उसका नेतृत्व करेगा, ठीक है, यानी कि जो विरोधी सेना से सर पहले लड़ने का जो मौका मिलेगा वो उसी को मिलेगा, हरावल सेना को, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये बात हो गई आपके उटाला दुर्ग के बारे में। तो आपके मांडलगढ़ हो गया भीलवाड़ा की, एक हो गया उटाला भीलवाड़ा, 2 बात हो गई। तीसरा हम बात करेंगे भीलवाड़ा में और कौन कौन से। तो देखिए मैं उनका सिर्फ नाम बता देता हूँ, नाम ही इंपॉर्टेंट सिर्फ। एक होता है आपके बन्नौर, एक होता है बनेड़ा और एक होता है बैराट दुर्ग। ये तीनों ही भी आपके कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसके बाद हम बात करें जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है जो आपके चित्तौड़गढ़ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका नाम भैंसरोड़गढ़ किस वजह से पड़ा। तो जो आपके भैंसरोड़गढ़ दुर्ग था, इसका नाम पड़ा था, क्या थे, एक बंजारे थे भैंसा शाह और रोड़ाचारण बंजारा था, तो उसकी वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा था, आपके भैंसरोड़गढ़ पड़ा था। यदि हम दूसरी बात करें कि जो आपके भैंसरोड़गढ़ है ये आपके चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो निर्माण है आपके, मैंने बता दिया था भैंसा शाह और आपकी जो रोड़ाचारण है उसके द्वारा कराया गया था। सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भैंसरोड़गढ़ है वो चंबल और बामनी नदी के किनारे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर इसके बाद भैंसरोड़गढ़ हो गया चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं हम जो सज्जनगढ़ दुर्ग होता है उदयपुर के बारे में। तो जो सज्जनगढ़ दुर्ग होता है उदयपुर में, उसमें क्या है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये उदयपुर में है सज्जनगढ़। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ये सज्जनगढ़ दुर्ग है इसी में क्या है, पुलिस का एक वायरलेस केंद्र भी संचालित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरी बात कि जो सज्जनगढ़ दुर्ग आता है इसकी जो आकृति वो कैसी है, एक गुलाब के जैसी है। ठीक है, और चौथा कि जो सज्जनगढ़ नाम पड़ा था वो किस वजह से पड़ा था। जो सज्जनगढ़ जो नाम पड़ा था वो पड़ा था सज्जन सिंह के द्वारा, मतलब जिसने इसका निर्माण करा तो वो थे आपके सज्जन सिंह, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था सज्जनगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक होता है आपके अचलगढ़ यानी कि बसंतगढ़ दुर्ग जो कि आपके सिरोही में है। तो जो अचलगढ़ और बसंतगढ़ दुर्ग है इसका नाम किस वजह से पड़ा था, तो इसका नाम पड़ा था अचलेश्वर मंदिर होने के कारण अचलगढ़ नाम पड़ा था। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया, तो जो आपके अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कराता है आपका जो परमार थे उन्होंने, लेकिन पुनः निर्माण जो कराया जाता है वो कराया जाता है आपके कुंभा द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करें कि जो अचलगढ़ यानी बसंतगढ़ जो दुर्ग है ये आपके कहाँ पर है, सिरोही में है, ये बता दिया। दूसरा हम इसमें बात करें कि जो अचलगढ़ बसंतगढ़ है इसी में क्या है, आपके सावन भादो झील है, और इसके अलावा इसमें सावन भादो झील तो है ही, साथ में एक मंदाकिनी कुंड है जो सबसे ऊंचाई पर स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लगभग आपके अचलगढ़ और बसंतगढ़ के बारे में बात हो गई है, और इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।